हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम जो चैप्टर्स देख रहे थे इंडियन पॉलिटी का, वो था हाई कोर्ट। इस हाई कोर्ट में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था हाई कोर्ट्स क्या होती है, क्या क्या उसके कंपोजिशंस होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस किस तरीके से की जाती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है जजेस की, ओथ कैसे लेते हैं, सैलरीज वगैरह कहाँ से उनकी ड्रॉन की जाती है, इसके अलावा उनका टेन्योर्स क्या होता है, रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, उसका ट्रांसफ़र वगैरह कैसे किया जाता है, एक्टिंग एडिशनल एंड द रिटायर्ड जजेस जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से रिटायर्ड जज को भी टेम्परेरी जज के तौर पे वर्क करने के लिए हाई कोर्ट में बुलाया जा सकता है। बाय हुम, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर एज वेल एज द जजेस। जिसको बुलाया जा रहा है वो रिटायर्ड जजेस की बात हो रही है। इसके बाद हमने देखे थे कुछ प्रोविज़न रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कि भाई ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। ऑलराइट, और वन थिंग आई वांट टू रिपीट और क्लैरिफाई हियर दैट एक्सपेंसेस जो होते हैं किन के, हाई कोर्ट के, याद रखना। एक्सपेंसेस जैसे कि अगर सैलरी वगैरह की हम बात करें तो वो कहाँ से ड्रॉन की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जबकि जब हम रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस तो उनकी जो पेंशन आती है वो पेंशन कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग। ये चीज़ें जो है लास्ट में हमने क्या किया था, हमने पेंशन को कंसिडर करके मैंने इस तरीके से बोल दिया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसकी चार्ज की जाती है। बट याद रखना हाई कोर्ट को जो जजेस हैं उनकी सैलरीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट से आती है। जैसे गुजरात हाई कोर्ट के जजेस से तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गुजरात से निकल के आएगी, बट जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनकी पेंशन कहाँ से आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। रिमेंबर दिस थिंग्स, ऑलराइट। तो हम जिस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं आज, वो टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, एंड दैट इज जुडिक्शंस एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट। देखिए जुडिक्शंस का मतलब क्या होता है, जुडिक्शन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात हाई कोर्ट है तो गुजरात हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र कितना रहेगा, गुजरात तक ही सीमित है। गुजरात स्टेट जो है उसकी जो बाउंड्री है वहाँ तक क्या है, उसका जुडिक्शन है गुजरात हाई कोर्ट का। वैसे ही अगर हम बात करें नीचे महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है तो उसका बॉम्बे हाई कोर्ट का कितना जुडिक्शन है, तो भाई महाराष्ट्र पूरता ही है। एमपी के अंदर अगर हाई कोर्ट्स की बात करें, भोपाल हाई कोर्ट बोलें तो वो उसका जुडिक्शन कितना है, एमपी तक ही सीमित है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जुरिस्डिक्शंस। और पावर यानी कि वो किन किन एरियाज़ के अंदर वर्क कर सकते हैं वो होती है उसकी पावर। तो देखिए जब हम उस जुडिक्शंस की बात करते हैं हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग, तब क्या आती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जुडिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, हाई कोर्ट को क्वाइट एक्सटेंसिव एंड द इफेक्टिव पावर्स देता है। ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील देखने को मिलती है हमको कहाँ पे, स्टेट में। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, पर पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो क्या होती है, हाई कोर्ट देखने को मिलती है। ये क्या है, प्रोटेक्टर होते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन के, लाइक द सुप्रीम कोर्ट। और इनके पास क्या देखने की मिलने की अलग अलग पावर, जैसे कि पावर टू द इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशंस भी देखने को मिलती है। बिसाइड इट हैज़ द सुपरवाइजरी एंड द कंसल्टेटिव रोल्स भी हमें हाई कोर्ट का देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रिटेट भी हाई कोर्ट कर सकती है, रिमेंबर। अब वो लो सेंटर का हो या स्टेट का, सेंटर के लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है उसको भी चेक्स करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ऑलराइट। However, the Constitution does not contain a detailed provision with regard to the jurisdiction and the power of a high court। सीधी सी बात है, डिटेल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इनकी पावर और जुडिक्शंस के बारे में बात नहीं की गई है। So it only lays down the jurisdictions and the power of a high court are to be the same as immediate before the commencement of the constitution। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया इन द 26 जन 1950, उसके बाद से जो पावर उसके पास थी हाई कोर्ट्स के पास, वही पावर हाई कोर्ट्स के पास एज इट इज़ रहने वाली है। बट देर इज़ वन एडिशन टू दैट एंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ हाई कोर्ट द जुडिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर विच इट डिड नॉट इन्जॉय इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। तो हाई कोर्ट के पास कुछ रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड भी पावर होती है रिगार्डिंग सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मोर एडिशनल पावर ऑन अ हाई कोर्ट लाइक द रिट जुडिक्शन, पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस एंड द कंसल्टेटिव पावर, ये भी पावर हाई कोर्ट्स के पास होती है। अब चलिए इन सभी पावर को क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए जुडिक्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के पास ये सारी जुडिक्शंस एंड द पावर देखने को मिलती है। दैट इज ओरिजिनल, रीट, एपिलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मेजोरिटीज़ में से आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करें तब भी क्या है, मेजोरिटीज़ जो हैं जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की भी यही है, ओरिजिनल है, रीट है, एपिलेट है, सुपरवाइजरी थी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू थी, ये सब सुप्रीम कोर्ट के भी पास था। एक्सेप्ट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एक एक्स्ट्रा हो जाती है हाई कोर्ट के पास। देखिए अब जब हम बात करते हैं, याद रखना ये जो जुडिक्शंस दी गई है और पावर दी गई है हाई कोर्ट को,
इसको गवर्न कौन करते हैं, किसके थ्रू इसको गवर्न की जाती है, कहाँ से पावर निकल के आती है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर से ये पावर निकल के आती है, कुछ जो ऐसे लेटर ऑन जो पेटेंट्स किए गए अलग अलग टाइम पे उसके थ्रू, कुछ ऐसे पार्लियामेंट ने जो स्टेचुटरी लॉज बनाए उसके थ्रू ये पावर मिलती है, कुछ ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए उसके थ्रू ये पावर मिलती है, और कुछ ऐसे जो हमारे पास्ट में थे, इंडियन पीनल कोड है, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स CPC, इनके थ्रू क्या है ये वेरियस पावर जो है वो हाई कोर्ट को दी जाती है। अभी तो ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या है अबोलिश कर दी गई, जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य और भारतीय बोल सकते हैं न्याय संहिता के थ्रू इनको रिप्लेस भी किया गया। तो इन सब के थ्रू क्या है हाई कोर्ट को एक डिफरेंट पावर देखने को मिलती है। अब हम क्या करते हैं, हर एक जो पावर है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस की, तो ओरिजिनल जुडिक्शंस का मतलब क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए भाई। ओरिजिनल जुडिक्शंस का मतलब ये होता है कि वो जो केसेस होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिनली यानी एज अ फर्स्ट इंस्टेंस कहाँ पे आएंगे, हाई कोर्ट्स में ही आएंगे, ना कि कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। फर्स्ट इंस्टेंस यानी प्राइमरीली फर्स्ट जो है वो कहाँ पे है, हमको केसेस फाइल किए जाएंगे ओरिजिनली, वो होंगे हाई कोर्ट में। तो उस पावर को हाई कोर्ट की क्या होते हैं, बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। अपील के थ्रू नहीं आएंगे कि भाई जैसे लेट से सब ऑर्डिनेट कोर्ट से उसमें कोई केसेस जो है फाइल किए गए, उसके बाद वो हार गया तो फिर उसने अपील की हाई कोर्ट्स में, ये केसेस जो है ना, ये जो पावर है ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आती। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब पर्सन जो है वो डायरेक्टली क्या जाएंगे, हाई कोर्ट में ही जाएंगे। कुछ ऐसे केसेस होंगे, ऐसे केसेस कौन कौन से होंगे जिनमें डायरेक्टली जो है ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट देखने को मिलती है, यानी कि हाई कोर्ट के हम डायरेक्ट जा सकते हैं, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। तो ऐसे केसेस कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, MLA और MP जो है इनके कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट है तो वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनली हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर्ड और डन इन रेवेन्यू कलेक्शंस के थ्रू कोई भी ऐसा क्या है मैटर्स है तो वो भी हाई कोर्ट्स की ओरिजिनल जुडिक्शन देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ये भी क्या है ओरिजिनल जुडिक्शंस है हाई कोर्ट के पास, और ओरिजिनल जुडिक्शंस किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। इसके अलावा केसेस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सब ऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस टू इट्स ऑन फाइल। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केसेस फाइल किए जाते हैं, सुने जा रहे हैं, तो उसको भी क्या करना, अपने पास ले लेना। ये भी ओरिजिनल जुडिक्शन है किसकी, हाई कोर्ट की। इसके अलावा जो 4 हाई कोर्ट्स हैं, 4 हाई कोर्ट कौन कौन सी है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है या फिर दिल्ली है। इन हाई कोर्ट्स के पास हैव द ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन इन द केसेस ऑफ अ हायर वैल्यू। भाई कोई भी अगर सिविल केसेस हैं और हायर वैल्यू के, ज़्यादा पैसों से रिलेटेड केसेस हैं, तो उसके ये 4 हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुडिक्शंस भी हैं उसके रिगार्डिंग। अगर लोअर वैल्यू के तो किन के पास होगी, तो सीधी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी, जो क्या है सब ऑर्डिनेट कोर्ट है और क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल केसेस सुनती है, इनके पास होगी। बट हायर वैल्यू के अगर केसेस होंगे सिविल मैटर के, तो ये 4 स्टेट जो हैं, ये 4 कोर्ट जो हैं वो ऐसी हाई कोर्ट है जो कि हायर वैल्यू के सिविल केसेस की भी ओरिजिनल जुडिक्शन इनके पास है। बाकी सबके अंदर जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है, जो पैसे होती है सिविल मैटर से रिलेटेड केसेस सुन लेती हैं। ऑलराइट, और याद रखना कि बिफोर 1973 ये जो कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट, उनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शंस भी देखने को मिलते थे। बट दिस वाज फुल्ली एबॉलिश बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। जो क्रिमिनल CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 के, उसने क्या किया, जो ओरिजिनल जुडिक्शन थी इन क्रिमिनल केसेस उसको एबॉलिश कर दिया। और अभी पता है ओरिजिनल जुडिक्शन क्रिमिनल केसेस की किसके पास होती है, नॉर्मली सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट होते हैं, उनके पास हम लोग क्रिमिनल केसेस के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब देखने को मिलती है हमें ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट। सेकंड बात करते हैं हम रिट जुडिक्शंस, इसको हम लोग क्या है डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शंस थी वही हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शंस है, एक्सेप्ट रिट जुडिक्शंस का मतलब क्या होता है, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स के पास क्या है, रिट इशू करने की जुडिक्शन से। ये रिट कौन सी होती है, 5 टाइप की रिट्स होती है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, इसके अलावा सर्चोररी, प्रोहिबिशन एंड द को वारंटो। इन सारी रिट्स को इशू करने की पावर जो है रिट जुडिक्शन पावर के अंडर आती है ऑफ द हाई कोर्ट, विच इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पर्सन है, सिटीजन है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, तो ये जो रिट जो है वो इशू की जा सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा
अदर याद रखना, फॉर एनी अदर पर्पस, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए तो हाई कोर्ट ये इशू कर सकती है 5 रिट्स, बट साथ ही साथ अदर पर्पस यानी अदर कोई लीगल लॉज जो हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट क्या कर सकती है, ये रिट इशू कर सकती है। बट जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए ये 5 रिट इशू कर सकती है, एनी अदर मैटर के लिए नहीं कर सकती। बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ के लिए तो इशू कर ही सकती है, साथ साथ अदर लीगल मैटर है उसके लिए भी क्या कर सकती है, इन रिट का इशुएंस कर सकती है। इसका मतलब हाई कोर्ट की जो रिट जुडिक्शंस हैं वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के बोल सकते हैं हम लोग एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 32, जबकि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ऑलराइट, इसके अलावा याद रखना रिट जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट होती है ना, ये इसके टेरिटोरियल जुडिक्शंस में तो आता है। बट अगर लेट से गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो है वो कन्विक्शन हुआ है या कोई केस हुआ है किसका, फंडामेंटल राइट के वायलेशन का, अब वो जो है एक्यूज़ है वो क्या है, आउटसाइड जाके एमपी में चला गया, तो इस केस में भी गुजरात हाई कोर्ट के पास जुडिक्शंस होती है कि वो इसके खिलाफ क्या है, रिट इशू कर सकता है। ऑलराइट, और याद रखना द रिट जुडिक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज़ नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद द रिट जुडिक्शंस ऑफ अ हाई सुप्रीम कोर्ट, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका मतलब हाई कोर्ट का जो रिट जुडिक्शन है वाइडर देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट से। एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, but in case of high court it can issue the writ not just for fundamental right but for the enforcement of the ordinary legal laws as well। और एक केस आया था 1997 का जिसको बोलते हैं हम चंद्रा कुमार केस ऑफ 1997, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि रिट जुडिक्शन ऑफ द बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती है पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी रिट जुडिक्शंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी पार्लियामेंट क्या है, चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, इसके बाद थर्ड जुडिक्शंस की हम बात करते हैं तो वो है एपीलेट जुडिक्शन। एपीलेट का मतलब क्या होता है, अपील्स के थ्रू उन कोर्सेज को क्या करना, सुनना। फॉर एग्जांपल सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके अंदर जो केसेस होते हैं कहाँ पे, अपील के थ्रू हाई कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, हाई कोर्ट के केसेस अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। ऑलराइट, तो देखिए हाई कोर्ट जो है इस प्राइमरीली हम इसको कोर्ट ऑफ अपील भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली जो लोअर कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ से जो अपील्स आती है वो क्या है, हाई कोर्ट सुनती हैं। इसका मतलब इट हैज़ द एपीलेट जुडिक्शन इन द बोथ द सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के थ्रू ये दोनों टाइप के केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में अपील के थ्रू फाइल किए जा सकते हैं। हैंस द एपीलेट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुडिक्शंस, ये भी याद रखना है। एपीलेट जुडिक्शन हाई कोर्ट का क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन। इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर मेजोरिटी केस जो अपील के थ्रू आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट से, वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, बट ओरिजिनली क्या होता है, कम ही केस वो सुनती है। ऑलराइट, सिविल मैटर के कौन कौन से केस होते हैं जो अपील्स के थ्रू क्या होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर फाइल किए जाते हैं। सिविल मैटर के ऐसे कौन कौन से केसेस हैं कि सिविल एपीलेट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में बात करें हम, पहली चीज़ें क्या है कि फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो, लाइज डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑन बोथ द क्वेश्चन ऑफ अ लॉ एंड द फैक्ट्स। जो फर्स्ट अपील होती है सिविल केस हो, वो किसका सिविल केस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केसेस हो सकते हैं और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हो सकते हैं, तो वो सीधे किसके पास आते हैं, हाई कोर्ट्स के पास आते हैं। व्हेन द मैटर इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अ लॉ एंड द फैक्ट। साथ में सेकेंड अपील की जब हम बात करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो वहाँ भी सेकेंड केस जिसके अंदर कौन सा क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ अ लॉ ओनली, तो लॉ का क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट्स हो, इनकी जो फर्स्ट और सेकंड अपील आती है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से इन केस ऑफ सिविल मैटर हाई कोर्ट्स में डायरेक्ट आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जिनके अंदर प्रोविज़न है फॉर द इंट्रा कोर्ट अपील, भाई विद इन द कोर्ट हो गया अपील की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के अंदर कोई भी अपील के थ्रू केसेस आए, हाई कोर्ट के लेट से एक जज ने वो केस सुना और उसका जजमेंट दिया, अब क्या हो सकता है, इसके लिए डिवीज़न बेंच भी अपॉइंट की जा सकती है सेम केस को वापस सुनने के लिए, तो ये इंट्रा कोर्ट अपील होता है। यानी कोर्ट भी इंट्रा यानी विद इन कोर्ट, तो विद इन कोर्ट भी अपील की जा सकती है। ये जजमेंट के खिलाफ अपील होगी तो ये जज को, ये केस को लेट से 1 जज ने सुना था, तो ये दूसरे केस को हो सकता है 3 जज सुने, 5 जजेस सुने, डिवीज़न बेंच, और 5 से ज़्यादा होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है। तो इंट्रा कोर्ट अपील का जुडिक्शंस भी हमें हाई कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा
Appeal from the decision of the administrative and the other tribunal lies to the division bench of the state high court. In 1997, Supreme Court ruled that the tribunals are subjected to the jurisdictions of a high court. Consequently, it is not possible for an aggrieved person to approach to the Supreme Court directly against the decisions of the tribunal without first going to the high court. मतलब अगर कोई भी ट्राइब्यूनल्स का डिसीजन होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, देन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ट्राइब्यूनल के केस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, और वो ट्राइब्यूनल वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए हो या अदर मैटर्स के लिए हो, उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट्स में की जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। ये थे अपील के सिविल केस। अब कुछ क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। तो देखिए, जब क्रिमिनल केसेस की बात करें तो फर्स्ट अपील जो होती है सेशन कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी सेशन कोर्ट है जो क्या करती है, क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस सुनती है। तो भाई सेशंस कोर्ट से हो अपील, एडिशनल सेशन कोर्ट से हो, वो फर्स्टली कहाँ पे आती है, तो सीधी सी बात है, और वो भी क्रिमिनल केस कैसा इन्वॉल्व होता है जिसमें एटलीस्ट 7 या 7 ईयर से ज़्यादा की सज़ा होती है, या फिर लाइफ सेंटेंस है, या लाइफ सेंटेंस हो 7 या 7 ईयर से ज़्यादा में लाइफ सेंटेंस भी आ गई, या फिर कैपिटल पनिशमेंट हो यानी कि फांसी की सज़ा हो। ये सारी अपील फर्स्ट इंस्टेंस में किसके पास आती है, हाई कोर्ट्स के पास आती हैं। और याद रखना, इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट अगर कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट देती है तो उसको हाई कोर्ट कन्फर्म करेगा ही करेगा, वेदर अपील की जाती है अक्यूज़ के द्वारा या नहीं। हाई कोर्ट उसको हमेशा क्या करता है, कैपिटल पनिशमेंट को तो कन्फर्म करता ही है। और इन सम case is specified in a various provision of the criminal procedure code. The appeal from the judgment of the assistant session judge, metropolitan magistrate or the other magistrate lies to the high court. कुछ स्पेशल केसेस के अंदर भी क्या है, हाई कोर्ट के पास जो है वो अपील की जाती है। ये चीज़ें कहाँ मेंशन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 में। तो ये कुछ क्या है, क्रिमिनल एपरेट जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें सुपरवाइजरी जुडिक्शंस का, तो हाई कोर्ट जो है ना उसके पास पावर देखने को मिलती है टू सुप्रीडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स, नीचे की जितनी भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो, और सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, इन सभी को क्या करती है, सुप्रीटेंडेंस करती है, कि वो बताएगी वो सारा इनकी टेरिटोरियल। अभी जैसे गुजरात हाई कोर्ट है तो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर गुजरात आ जाता है, पूरा गुजरात स्टेट आ जाता है। गुजरात स्टेट के अंदर जितने भी ट्राइब्यूनल्स होंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, उनकी सुप्रीटेंडेंट की पावर किसके पास है, गुजरात हाई कोर्ट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, थस इट में मिलिट्रली कोर्ट और द ट्राइब्यूनल, थस इट में क्या क्या कर सकती है अंडर द सुपरवाइजरी जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, क्या क्या किया जा सकता है। याद रखना, अब हाई कोर्ट के पास कोई ऐसे मिलिट्री कोर्ट के और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग पावर नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। उसके लिए क्या है, कोर्ट मार्शल के थ्रू जो मिलिट्री कोर्ट होती है वही सारी चीज़ें सुनता है। तो क्या क्या कर सकता है सुपरवाइजरी के लिए, सुपरवाइजरी जुडिक्शंस के अंदर हाई कोर्ट क्या क्या किया जा सकता है, तो कॉल फॉर द रिटर्न फ्रॉम देम, कोई भी बिल है या फिर बोल सकते हैं कोई भी केस है वो तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से डायरेक्ट लिया जा सकता है। मेक एन इशूज जनरल रूल्स एंड द प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ द रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर्स ऑफ देम, क्या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉलो की जाएगी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, वो भी ये डिसाइड करते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द बुक्स एंट्रीज एंड द अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बाय देम, किस फॉर्मेट के अंदर अकाउंट सारे केप्ट करने, बुक सारे केप्ट करने, वो फॉर्मेट भी डिसाइड करते हैं अंडर द सुपरवाइजरी जुडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट क्या क्या करेगी उनकी बातें हो रही हैं, याद रखना। सेटल द फी पेएबल टू द शेफ क्लर्क ऑफिसेज एंड द लीगल प्रैक्टिशनर टू देम, कौन सी फी उनको कितनी पे की जाएगी वो भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है अंडर द सुपरवाइजरी जुडिक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट। एंड याद रखना, दिस पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वेरी ब्रॉड, इसको बहुत ही ब्रॉड रखा गया है। क्यों? because it extend to all the courts in the tribunal whether they are the subject to the appeal jurisdictions of the high court or not, and it cover not only the administrative superintendence but also the judicial superintendence, and it is a revisional jurisdictions and it can be suo moto and not necessarily on the applications of the party। तो suo moto भी ये सारी चीज़ें ली जा सकती है कोई भी टाइप के केस को, केसेस हो, सिविल हो, क्रिमिनल्स हो, किसी भी पार्टी से इन्वॉल्व होते हो, अगर हाई कोर्ट्स के जुडिक्शंस के अंदर वो आ रही है तो सारी कोर्ट का सुपरवाइजरी जुडिक्शंस किसके पास आता है, भाई हाई कोर्ट के पास आता है फ्रॉम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हाउएवर दिस पावर डज नॉट वेस्ट विद द हाई कोर्ट विद एन अनलिमिटेड अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड द ट्राइब्यूनल्स। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है हाई कोर्ट्स के पास उनके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को और ट्राइब्यूनल्स को देखने की। तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड हैंस हैज़ टू बी यूज मोस्ट स्पारिंगली एंड ओनली इन द अप्रोप्रिएट केस। अप्रोप्रिएट केस में ही इनका यूज़ होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली इनका यूज़ होना सही नहीं है। वो इट इज़ लिमिटेड टू, और कि कौन से ऐसे अप्रोप्रिएट कोर्स होंगे जिसके अंदर हाई कोर्ट ये पावर का यूज़ कर सकता है फॉर द सब ऑर्डिनेट एंड द ट्राइब्यूनल कोर्ट्स। एक्सेस ऑफ जुडिक्शंस अगर वो कर रही है लोअर कोर्ट, ग्रोस वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस हो रहा है, एरर ऑफ लॉ है, डिसरिगार्ड टू द लॉज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट एंड प्रिजर्व द फाइंडिंग्स एंड मैनिफेस्ट द इनजस्टिस हो रहा है, तब क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजर
ये सारे जुडिक्शंस हाई कोर्ट के पास आ जाते हैं। इसके अलावा अननेसेसरी चीज़ें नहीं की जाती। कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, बे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल तो होता ही है, यही सुपरविजन में हमने देखा हुई कि in addition to his appellate jurisdictions and the supervisory jurisdictions of the subordinate court, as mentioned above, a high court has an administrative control भी हमें देखने को मिलता है over the subordinate court, जिसको हम control over the subordinate court में आते हैं। administrative control मतलब सीधी सी बात है भाई, लोअर कोर्ट के अगर किसी भी जज को या कोई भी ऐसी पोजीशंस को अगर अपॉइंट करना है तो गवर्नर से कंसल्ट करती है कौन, हाई कोर्ट, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड द प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस और इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। साथ में डील्स विद द मैटर ऑफ द पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रमोशंस किसका होगा, कैसे होगा, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफ़र एंड द डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ये भी क्या है, हाई कोर्ट के कंट्रोल ऑफ द जुडिक्शंस के अंदर ही आती है। और इट कैन विड्रॉ केसेस पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ़ इट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ से लोअर कोर्ट से ये क्या कर सकते हैं, सुओ मोटो लेके वो लॉ को विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो केस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड इट्स लॉ इज अ बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन इन द सेम सेंस एज द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर किया, नल एंड वॉइड, या कोई भी जुडिक्शन दिया, जजमेंट दिया, तो नीचे की सारी कोर्ट, वो हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सब पे बाइंडिंग होता है। वैसे ही हाई कोर्ट ने कुछ दिया तो नीचे की सारी कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स यानी कि उसके अंडर जो आ रही है उनके ऊपर क्या होता है, बाइंडिंग होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो कोर्ट के पास ही याद रखना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है। इसका मतलब क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, अब अभी हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट पे काम करते हैं। हाई कोर्ट के कोई भी जजमेंट है, उनकी प्रोसीडिंग्स है, एक्ट ऑफ अ हाई कोर्ट है, आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड द टेस्टिमोनी। ये सारी चीज़ें क्या है, रिकॉर्ड की जाती है परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमोनी एज अ एविडेंस के तौर पे। दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ evidentiary value and cannot be questioned when produced before any subordinate court. They are recognized as a legal precedents and the legal reference के तौर पे उसको कंसिडर किया जा सकता है। और ये जो रिकॉर्ड्स किए गए टेस्टिमोनी, इसको जब भी हम लोअर कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि भाई ये सही है गलत है, ये सही ही है। एंड इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसका कंटेम्प्ट होता है तो उसको पनिश कर सकती है। ठीक है, और याद रखना ये जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर द एक्सप्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। ये एक एक्ट है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1971 में। उसके अंदर ये कंटेम्प्ट जो है उसको डिफाइन किया गया है। और ये कंटेम्प्ट जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिविल हो सकते हैं, एक तो क्रिमिनल हो सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग, ये एक्ट के अकॉर्डिंग, द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ नॉट ओनली इटसेल्फ बट ऑल्सो द कंटेम्प्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाउएवर नो हाई कोर्ट शैल टेक द cognizance of the contempt alleged to have committed in respect of the subordinate court where such a contempt is an offence punishable under the Indian Penal Code। भाई इंडियन पिनल कोड के अंडर अगर कोई ऑफेंस आ रहा है पनिशेबल, तो उसको एज ए कंटेम्प्ट के तौर पे हाई कोर्ट कंसिडर नहीं कर सकती। और इसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का किसी ने भी कंटेम्प्ट किया है तो उसके लिए भी पनिशमेंट कौन देगा, हाई कोर्ट ही देगी, क्योंकि हाई कोर्ट क्या कर रही है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविजर जुडिक्शंस उनके पास है। और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है हाई कोर्ट का is also has the power to review and the correct its own judgment or the order or the decision even though no specific power of review is conferred on it by the constitutions ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। बट हाँ, कंटेम्प्ट के थ्रू क्या है, कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं, उन केस में क्या हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड हो गया हैज़ बीन स्पेसिफाइली कन्फर्म विद द पावर ऑफ द रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है विद द हायर बेंचेस। बट हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हो ऐसा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। ये आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू भी हमें किसके पास देखने को मिलती है, सीधी सी बात है हाई कोर्ट के पास देखने को मिलती है। और याद रखना ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही, इसके अलावा हाई कोर्ट्स के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सुप्रीम कोर्ट सेंटर के लॉ करता है, स्टेट के लॉ हाई कोर्ट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट सेंटर के लॉ का रिव्यू नहीं कर सकता। हाई कोर्ट सेंटर के लॉ का रिव्यू भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन अ हाई कोर्ट।
and the constitutional validity of the legislature enactment or an executive order can be challenged in a high court of the following 3 grounds। कोई भी ऐसे legislature ने law बनाए 3 ground पे उनको challenge किया जा सकता है। अगर वो if it infringes the fundamental right, if it is outside the competence of the authorities which has framed it, और इट इज़ द रिपग्नेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो इन 3 ग्राउंड्स पे क्या किया जा सकता है, वो लॉ को चैलेंज किया जा सकता है। और याद रखना एट द एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 के थ्रू। उसने क्या किया था, कर्टेल किया था द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इट डिबार्ड द हाई कोर्ट हो गया फ्रॉम कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ। बट जब 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1977 के अंदर, तो उसने रीस्टोर कर दिया किसको, हाई कोर्ट की पावर को, टू रिव्यू द सेंट्रल लॉ एज वेल। तो एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1977 ऑनवर्ड्स हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंट्रल लॉ है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सारी अलग अलग जुडिक्शंस देखने को मिलती है हमको, किसकी, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आपको टेबल्स में बताया गया है कि भाई नेम इन द जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, कौन कौन सी हाई कोर्ट से कहाँ प्रेजेंट हैं, कब एस्टेब्लाइज की गई थी, उनका टेरिटोरियल जुडिक्शंस कहाँ हैं और उनकी सीट कहाँ है। इसको एक बार आप देख सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कई बार इसमें से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक PYQ है, उसके अंदर पूछा गया भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी एक सीटिंग जो है वो लखनऊ में भी है। तो यस, लखनऊ के अंदर भी है और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर भी उसकी सिटिंग हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 1-2 बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, टेबल, एंटायर टेबल जो हमको दिया हुआ है। इसके बाद हमको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 जो वेरियस प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमें बात करते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा टोटल चैप्टर्स, दैट वाज हाई कोर्ट, जिसके अंदर हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस की, क्वालिफिकेशन से लेके, ओथ से लेके, सैलरी से लेके, उनके टेन्योर, रिमूवल, एडिशनल एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, और जुडिक्शन और पावर क्या होती है हाई कोर्ट्स की, ये सारी चीज़ें हमने बात की। आई होप आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर प्रॉपर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे पहले के जो 33 चैप्टर्स हैं इनमें भी आपको कोई डाउट हो तो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी के साथ, और होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 35 विच विल बी सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।